नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश शासन की नवनियुक्त राज्य मंत्री माननीय ललिता यादव जी। ललिता जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुप्रतीक्षित था मंत्रिमंडल विस्तार। सब सोच रहे थे कि शिवराज के कुनबे में ऐसा कौन चहेता होगा, ऐसा कौन योग्य होगा जिसको शिवराज जी शामिल करेंगे। लगभग आधा कार्यकाल बीतने के बाद ये विस्तार हुआ है और उसके बाद शिवराज जी ने आप पर भरोसा जताया है। आपकी प्रतिक्रिया। मैं आज इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन मैंने जो भारतीय जनता पार्टी में संगठन में रह के काम किया, नगर पालिका अध्यक्ष रह के काम किया और 2 बार विधायक के नाते क्षेत्र में काम किया, जिस तरह से मैंने जनता की सेवा की है, तो मेरे काम को देख कर के जिस तरह से उनने मेरे ऊपर भरोसा किया है और जो मुझे दायित्व दिया है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने मेरे ऊपर एक छोटे से कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं भारतीय जनता पार्टी को कैसे कोटि कोटि धन्यवाद दूं, क्योंकि मंत्री बनना अलग बात है, मंत्री बहुत बनते हैं, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रहती है, राजनीतिक परिवारों से आते हैं, लेकिन मेरी ऐसी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। मैंने सिर्फ जनता की सेवा और काम किया। आज जो आकलन करके भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे मौका दिया है, मैं आज यही कहूँगी कि जिस तरह से उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया है, मैं पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाऊंगी और हमारे मध्य प्रदेश सरकार के शिवराज सिंह चौहान जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको मैं जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगी। और जिस तरह से अभी तक मैं अपने क्षेत्र में एक सेवक के नाते काम करती रही हूँ, अब मेरा दायित्व बनेगा कि पूरे मध्य प्रदेश में मैं एक सेवक बनकर काम करूं, महिलाओं के बीच में जाकर काम करूं, समाज के बीच में जाकर काम करूं और दिन रात एक कर दूंगी और भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करूंगी। क्षेत्र की अगर बात करें तो बुंदेलखंड पैकेज मिल गया है। अगर आपको कहें तो बुंदेलखंड पैकेज को लेकर बहुत चर्चाएं होती हैं, या तो इसको बुंदेलखंड पैकेज कह लें या यूँ कह लें कि महिला सशक्तिकरण के लिए जैसे महिलाओं को आगे लाने की जो बात करते रहे राजनीति में, शिवराज जी ने एक वो उदाहरण प्रस्तुत किया है। कहीं ना कहीं राजनीतिक बादल में गरज चमक के साथ अच्छी बरसात हो गई बुंदेलखंड क्षेत्र में। अब सिर्फ बुंदेलखंड ही नहीं, आपके ऊपर पूरे मध्य प्रदेश की जवाबदेही है और सबसे बड़ी बात कि आपको कौन सा प्रभार मिलने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि संगठन में जो दायित्व आपको मिलेगा, अभी एक क्षेत्र की राजनीति करती थी आप, बहुत लोकप्रिय हैं उस क्षेत्र में, इसमें कोई दो राय नहीं, आप आम जन की नेता हैं, लेकिन अब इस प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों की सेवा करने का दायित्व आपको मिला है। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जिम्मेदारी मिली है, तो कैसा महसूस कर रही हैं कि इसको कैसे निभाएंगी आप? देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे जवाबदारी दी है, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण जवाबदारी है, क्योंकि व्यक्ति पहले एक क्षेत्र में काम करता है और उस क्षेत्र में भी खरा उतरने के लिए उसको बहुत मशक्क़त और प्रयास करना पड़ती है। अब बुंदेलखंड नहीं, पूरा मध्य प्रदेश है। तो जिस तरह से आपने कहा है कि बुंदेलखंड को एक सौगात मिली है, तो बुंदेलखंड को मैं ये कहूँगी कि महिलाओं को बुंदेलखंड को एक अच्छा सेवक मिला है और मैं कोशिश करूँगी कि पूरे बुंदेलखंड को और पूरे प्रदेश में मेरी जवाबदारी बनेगी। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप लोग 7.5 करोड़ जनता के सेवक हो और अच्छा परफॉर्मेंस देना, अच्छा काम करना, ये आपका दायित्व बनता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी 3 महीने में समीक्षा करेंगे, तो जो हम नए मंत्री बने हैं, तो हम लोग की होड़ रहेगी कि हम लोग अच्छा काम करें, ताकि 3 महीने में जब समीक्षा होए, तो जिस तरह से मेरी एक सेवक की भूमिका रहती है, वैसी मेरी भूमिका जाए, ऐसा मैं प्रयास करूंगी। निश्चित रूप से आप शिवराज जी के 9 रत्नों में से एक हैं। शिवराज जी ने 9 लोगों को अपने साथ इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी, आपको भी जगह मिली। लेकिन मैं अगर आपकी कार्यशैली की बात करूं, चूंकि आप एक वर्ग विशेष का भी प्रतिनिधित्व करती हैं, उस वर्ग में भी खासी लोकप्रिय हैं। और बुंदेलखंड की अगर बात करें तो बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी आता है। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश के तो हैं बतौर मंत्री, लेकिन बतौर कार्यकर्ता
भारतीय जनता पार्टी के आपको उत्तर प्रदेश में भी दायित्व मिल सकता है, उत्तर प्रदेश के चुनावों में। तो क्या अब आप इतनी दोहरी जवाबदारी के लिए तैयार अभी रहेंगे? भी बिल्कुल, अभी भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश मात्र 35 किलोमीटर दूर पर हमारा उत्तर प्रदेश है और आप जानते हैं कि यादव समाज का रुझान समाजवादी पार्टी की ओर रहता है। जी। मैं एक समाज की भी यादव विंग महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैंने यादव समाज के लिए पूरे प्रदेश में काम किया है। पूरे प्रदेश में समाज की नेता होने के नाते भी मैं पूरे दौरे करती हूँ और अभी भी जब मैं विधायक थी तब भी मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में मेरी ड्यूटी लगाई जाती थी, चाहे वो महोबा विधानसभा हो, चाहे सरकारी विधानसभा हो, क्योंकि वहाँ भी समाज का और साथ ही बुंदेलखंड जो है तो यूपी छतरपुर लगा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश महोबा और बांदा ये सारे नज़दीकी ज़िले हैं, तो वहाँ भी अपनी पकड़ है और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, योजनाएं हैं और उनको सब समाज को जोड़ने की कोशिश करूंगी और कोशिश ही नहीं, सफल होके बताऊंगी और महिला होने के नाते महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का प्रयास करूंगी। और फिर मैं कह रही हूँ, आज मैं कह रही हूँ, लेकिन मैं सफल होके दिखाएंगे। दिखाएंगे। जी। आपसे एक निष्पक्ष बात जानना चाहूँगा मैं, चूँकि आप अपनी स्पष्टवादिता के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस प्रकार की जोड़ तोड़ की कवायदों की बात आ रही थी, जैसा आपने कहा कि आप सामान्य पृष्ठभूमि से हैं, तो आपको क्या कोई बहुत ज़्यादा जोड़ तोड़ करनी पड़ी या सामान्य सा फोन आया कि आइए पदभार ग्रहण कीजिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जोड़ तोड़ से कभी कोई काम नहीं होता। ये जोड़ तोड़ लगाने से मुझे नहीं लगता कि जोड़ तोड़ लगाने से काम बनता होगा। मैं जैसी कार्यकर्ता को जब भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बुंदेलखंड से 3 बार टिकट दिया, नगर पालिका का टिकट दिया, 2 बार विधायक का टिकट दिया, तो भारतीय जनता पार्टी में काम का आकलन होता है, एक अच्छे कार्यकर्ता का आकलन होता है। उसी की बदौलत माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे काम का आकलन करके, मेरी सेवा का आकलन करके मुझ पे भरोसा जताया है। अब ये जिस प्रकार से आपने कहा कि कोई जोड़ तोड़ नहीं है सामान्य स्तर से, तो कार्यकर्ता जो आपके क्षेत्र का कार्यकर्ता होगा वो बहुत उत्साहित होगा। बुंदेलखंड को पिछड़े राज्यों में, पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य के पिछड़े कहा जाता है कि ये पिछड़ा हिस्सा है, लेकिन इससे अब कहीं ना कहीं जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की सौगातें हैं, वो बुंदेलखंड तक ले जाने में आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो अब आपकी बुंदेलखंड के प्रति बतौर विधायक, बतौर मंत्री, बतौर सक्षम कार्यकर्ता, मतलब अब तिहरी जवाबदेही है आपकी। जी जी बिल्कुल, उस चुनौती को मैं आज स्वीकार कर रही हूँ। जैसे ही मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया और जिस तरह मैं शपथ ली थी, उसी शपथ के दौरान ही मैंने ठान लिया था कि पूरे बुंदेलखंड में, जिस तरह से हमारे बुंदेलखंड को पिछड़ा कहा जाता है, हमारे बुंदेलखंड के लोग बहुत सीधे सच्चे लोग भी हैं, उन लोगों को जागृत करने का भी मैंने काम किया है। क्योंकि मैं एक बहुत ही मैं कहूँ कि छोटे परिवार से आती हूँ, तो जिसने सब कुछ देखा हो, जिसने वो गरीबी देखी हो, जो गरीबों के बीच में रहा हो, जिसने परेशानियाँ देखी हों, परिवार में परेशानियाँ देखी हों, उन परेशानियों से गुजरा हुआ व्यक्ति जो होता है, उसको उन परेशानियों का पूरी जानकारी रहती है और उसको सिंपैथी रहती है और वो सोचता है कि जिस तरह से नज़दीक से जिसने जो परेशानियां देखी हैं, ईश्वर करे उन परेशानियों को हमारे लोगों को, किसी भी हमारे बुंदेलखंड के लोगों को, हमारे प्रदेश के लोगों को, हमारी महिलाओं को उससे गुजरना न पड़े। यही कामना के साथ में शपथ के समय मैंने अंदर ईश्वर से ऐसी कामना की थी। निश्चित रूप से आप अपने उद्देश्य में सफल हों। बुंदेलखंड की महिलाएं निश्चित रूप से जब भी आगे आती हैं इतिहास रचती हैं। अगर इतिहास की बात करें तो झांसी की रानी, मतलब इस जब तक ये विश्व रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी, उनको लोग याद करेंगे। उसके बाद अगर नज़दीकी समय की बात करें तो उमा भारती जी का अपना एक और आभा मंडल है। जी। और अब एकदम पटल पर एक सामान्य कार्यकर्ता और कर्मठ कार्यकर्ता के साथ आपको जवाबदेही मिली है, तो आपको क्या लगता है कि आप भी एक नई इबारत लिखने के लिए तैयार हैं? मैं एक सेवक का इतिहास जरूर लिखूंगी और लोग कहेंगे कि मुझको सच्चा सेवक मिला है जो सबकी भावनाओं को समझेगा और तत्पर 24 घंटे हाजिर रहेंगे। मैं दिन रात एक कर दूंगी। अभी भी आप कभी मेरी जानकारी लगाएंगे तो 24 घंटा मेरा मोबाइल कभी भी मेरे कोई दरवाजे पे आ जाए, घर पे आ जाए,
और लड़के भी मुझसे बात करे, गुस्सा भी होके बात करे तो मैं सब पी लेती हूँ और मैं हंस हंस के उनको समझा देती हूँ। सभी लोग आते हैं, संभव नहीं कि 100 लोग आएंगे तो 100 का काम हम कर पाएंगे, लेकिन उनको संतुष्ट करना हमारी जवाबदारी है, क्योंकि प्यार के बोल ही सबसे बड़े बोल होते हैं। राजनीतिक जीवन में एक व्यवहार बहुत बड़ी भूमिका रखता है, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, मैंने चुनाव जहाँ से लड़ा है, आपको पता है बड़े उद्योगपति मुझसे चुनाव लड़े, जिससे मैं चुनाव जीत कर आई। मैं अपनी व्यवहार कुशलता पे, मैं अपनी एक सेवक की भूमिका में रहती थी, इसीलिए लोगों ने मुझे चुनाव जिताया। तो मैं इतिहास जरूर एक सेवक का रच के दिखाऊंगी। बुंदेलखंड में दो बहुत बड़ी समस्याएं कई समय से, एक प्राकृतिक आपदा का शिकार है बुंदेलखंड, लगातार सूखे की मार झेल रहा है पिछले कई वर्षों से। दूसरा, बुंदेलखंड में लाइट। तो बुंदेलखंड के लोग मोमबत्ती में और अब आप लाल बत्ती में, तो वो डिफरेंस आप खत्म कर पाएंगी कि लाल बत्ती से वो सारी योजनाएं, वो सारी सौगातें आप बुंदेलखंड की तरफ कर दें कि बुंदेलखंड बिजली पानी समृद्धि से भरपूर हो जाए? देखिए, बुंदेलखंड में अब लाइट की कमी नहीं रहे। एक छोटे कस्बे में जाएंगे, एक छोटे पुरवा में जाएंगे, छोटे गांव में जाएंगे तो वहाँ भी 24 घंटे लाइट है। लाइट की कमी बिल्कुल नहीं है, इसलिए लाल बत्ती में मुझे परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अगर वाकई में पहले अच्छा, की जब लोगों के यहाँ हमारे, बत्ती है तो अपनी लाल हाँ, तो बत्ती को कोई कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। और बुंदेलखंड भी हमारा बहुत आगे है, और हम सोचते हैं कि जिस तरह से हमारे बुंदेलखंड को पिछड़ा कहा जाता है, और आगे लाने का मैं प्रयास करूंगी। बुंदेलखंड के बारे में एक सामान्य परसेप्शन है, ओरछा जैसा, खजुराहो जैसा टूरिज्म प्लेस है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप क्या ऐसा इतिहास रचेंगे कि मध्य प्रदेश में अग्रिम पंक्ति में बुंदेलखंड और ले आपका क्षेत्र गिना ले जाने लगे? जाऊंगी, ले जाऊंगी। जब बुंदेलखंड की सारी समस्याओं को, वहाँ की परिस्थिति को, वहाँ की परिधि को लाके माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूंगी और दिन रात विकास के लिए प्रयास करूंगी। हमारे जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जब हम काम लेके उनके पास आते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, तत्काल उन कामों को करते हैं। तो मुझे भरोसा है, दिन रात मैं मेहनत करूंगी, दिन रात सेवा करूंगी, और बुंदेलखंड के विकास के लिए जब मैं काम करूंगी तो निश्चित ही हमारा बुंदेलखंड आगे आएगा। बुंदेलखंड में आपने एक विश्वविद्यालय भी अपने प्रयासों से शुरू कराया। बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने छतरपुर जी को जी, दी है। तो बतौर विधायक आपने विश्वविद्यालय खोल लिया। अब अगर अब आप मंत्री पद आ गए तो आपको क्या लगता है कि अब फॉरेन यूनिवर्सिटी भी लाएंगे? बड़े बड़े संस्थान हुआ, उद्योग की एक विशेष कमी है। हाँ, निश्चित ही वहाँ पर छोटे छोटे उद्योगों की ज़रूरत है, वहाँ रोजगार लाने की आवश्यकता है। वो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रयास करूँगी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि चाहे विधायक हो और चाहे मंत्री हो, उसमें काम करने के जुनून होना चाहिए, और उस जुनून से ही मैंने विश्वविद्यालय को पाया था। मंत्री बनना ठीक है, पार्टी ने मुझे भरोसा दिखाया है, मैं पूरा मध्य प्रदेश में काम करूँगी। लेकिन अगर एक काम करने वाले व्यक्ति को एक घूरे पे भी बिठा दिया जाता है तो वो हफ्ता 15 दिन में वो बढ़िया सफाई करके बैठ जाता है, और एक निष्क्रिय व्यक्ति को बहुत अच्छे साफ सुथरे घर में बिठा देंगे, एक आध महीने में कूड़ा कचरा जमा करके रख लेगा। तो मैंने तो हमें सेवा के माध्यम से सारे कचरा को साफ करने की कोशिश की है, वही मेरा प्रयास रहेगा। विकास की जिस तरह से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, चाहे हम स्कूल की बात करें, 60 वर्ष से जिन स्कूलों का उन्नयन नहीं हुआ था, मेरे क्षेत्र में ऐसे स्कूलों का उन्नयन हुआ। सड़कें बनी, मेरे क्षेत्र में बहुत कम सड़कें रह गई हैं, आवागमन के साधन को सुलभ बनाया। एक पुरवा में भी ऐसा लाइट विहीन गांव नहीं है जहां लाइट नहीं है। तो मैं तो कोशिश करूंगी जितनी ज़्यादा सुविधाएं हम ला सकें अपने क्षेत्र में, अपने बुंदेलखंड में। अगर विभाग की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कोई सा भी विभाग आपको मिले, आप जवाबदेही के लिए तैयार हैं? मतलब सेवक को तो कोई भी काम मिल जाए करना है। मेरी कोई चॉइस नहीं, मुझे जहाँ बैठा देंगे मैं वहीं जाके मैं अपना 3 महीने में वो करके दिखाऊंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को लगेगा कि ये जो हमारा कार्यकर्ता था, वास्तव में इसको दायित्व मैंने सौंपा है तो मैंने सही चयन किया है। क्योंकि छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बार टिकट देना, मेरे कभी 7 पीढ़ियों ने नहीं सोचा होगा कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगी। मेरे पूर्वज भी खुश होकर के माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को वहाँ से आशीर्वाद दे रहे होंगे।
तो मैं कभी नहीं भूलूंगी भारतीय जनता पार्टी को, जिस भारतीय जनता पार्टी ने इस मुकाम तक मुझको पहुंचाया है। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में अगर बात करें, क्योंकि जिस प्रकार से इस विस्तार को लेकर जो एक सामने आई, थोड़ी एक जद्दोजहद सामने आई, तो भारतीय जनता पार्टी के इस जद्दोजहद पे कांग्रेस ये कहती हुई नजर आई, क्योंकि विषय से थोड़ा अतिरिक्त मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि ये अब जो झगड़े झंझट होने लगे हैं इनको सत्ता की मलाई को लेकर, बस इनके पतन का कारण है। आपको क्या लगता है कि आपके जैसे कार्यकर्ता जो इतना अहोभाव रखते हैं मुख्यमंत्री के प्रति, इतना समर्पण रखते हैं उस पार्टी के प्रति, आपको क्या लगता है कि आपके जैसे कार्यकर्ता फिर चौथी बार सरकार बना देंगे मध्य प्रदेश के अंदर? देखिए, कांग्रेस कहती रहती है, उनके पास अब कुछ बचा नहीं। देखिए, चयन करना भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बड़ी चुनौती होती है। सारे विधायक हमारे योग्य हैं, सारे विधायक अपने क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन चयन करने में कितनी परेशानी होती है, एक कार्यकर्ता का चयन करने में। कांग्रेस के पास बचा नहीं तो उनको कुछ ना कुछ बहाना चाहिए, और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में चौथी बार सरकार बनेगी। शिवराज सिंह चौहान जी के विकास की दम पर, जो विकास किया है उनने, और हम सब जनप्रतिनिधियों को जन जन तक उनका काम तो पहुंचाना है, उनको लाभ देने के लिए हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व बनता है, हमें वही तो करना है। बाकी योजनाएं तो वो दिन रात लगे हुए योजना बनाने में। वो कहते हैं कि रात को जब हम सोते हैं तो सोचते हैं। कोई व्यक्ति अगर मिल के जाता है, अपनी पीड़ा बताता है, तो रात को वो सोचते हैं कि ये पीड़ा कैसे हल हो, उसी में से वो एक योजना निकाल देते हैं। तो योजनाएं हमें जनता तक तो पहुंचाना है, हम इतना तो करेंगे ही। एक और मूल प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि अब आप कोई से उसे स्वीकार करेंगी नहीं करेंगी। मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री हैं जो प्रदेश सरकार के प्रवक्ता हैं, नरोत्तम जी, जोड़ तोड़ में माहिर हैं, तमाम लोगों को कांग्रेस से तोड़ तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में ला चुके हैं और उन्हें अच्छे पदों पर बिठा चुके हैं। भागीरथ प्रसाद जी को देखो सांसद बनाने में खूब भूमिका निभाई, राव उदय प्रताप सिंह जी को, संजय पाठक को, आपके क्षेत्र के प्रभारी मंत्री भी हैं और आपके बहुत बड़े समर्थक हैं। अंदर खाने की बात यह है कि उन्होंने खूब समर्थन किया कि ललिता जी का जो है उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिलना चाहिए। तो एक मंत्री किसी को मंत्री बनाने के लिए समर्थन करता हुआ नजर आए, ये पहला ऐसा उदाहरण है। तो ये क्या जोड़ तोड़ है या आपके काम से वो बहुत प्रभावित है? देखिए, वो हमारे संसदीय सचिव हैं, हमारे संसद दल के नेता हैं। वहाँ पर विधानसभा में किस तरह से कौन विधायक काम कर रहा है वो नज़र रखते हैं सब पर। अगर उनने मेरे ऊपर भरोसा किया है और मेरे मुझे आशीर्वाद दिया है, और अगर उनने गारंटी ली है, क्योंकि जिसके लिए अगर कोई प्रयास करता है, कोशिश करता है, तो उसकी गारंटी भी लेना पड़ती है कि ये व्यक्ति अच्छा और अच्छा काम करेगा। तो निश्चित ही अगर उनने भरोसा तो सबने किया है, सारे हमारे बुंदेलखंड के मंत्रियों ने सपोर्ट किया है, सहयोग किया है, तभी जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरोसा किया है। तो मेरा काम देखा होगा, मैं और मेरे क्षेत्र के प्रभारी मंत्री होने के नाते उनने मेरी क्षेत्र में वर्किंग देखी होगी। वो बहुत सीनियर है, अनुभवी है, तो अनुभव के आधार पर उनने मेरा सपोर्ट और मुझे आशीर्वाद दिया होगा। अगर इस नज़रिए से देखा जाए कि जिस प्रकार से इस मंत्रिमंडल के विस्तार में देखिए 2 महिलाओं को जगह मिली, आपको जगह मिली, अर्चना चिटनिस जी को जगह मिली, 9 लोगों में से 2 महिलाओं को जगह मिली, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की अच्छी खासी संख्या भारतीय जनता पार्टी उसमें रख रही है। तो एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक अच्छा प्रयास है, एक समाज में अच्छा संदेश जाएगा। इन सब बातों से इतर, राजनीति से इतर, महिलाओं के उत्थान के लिए अब आप क्या सोचती हैं कि आप, चूंकि अगर कहीं कुछ ऐसा आपको मिला, चूंकि मंत्री पद ही अपने आप में बहुत बड़ा पद होता है, तो जिस प्रकार से एक सशक्त महिला इस एक क्षेत्र की, एक प्रदेश की दिशा और दशा बदलने का मादा रखती है, तो आपसे लोग प्रेरणा लेंगे। रानी लक्ष्मीबाई प्रेरणा स्रोत, अगर माननीय उमा भारती जी की बात करूं मैं, माननीय उमा भारती की, तो वो प्रेरणा स्रोत। तो अब क्या लगता है कि आप एक प्रकाश पुंज के तौर पर, एक प्रेरणा के तौर पर प्रदेश में उपस्थित होंगी कि देखिए एक आम कार्यकर्ता, एक महिला कार्यकर्ता भी इस मुकाम पर जा सकता है? देखिए, अभी भी मैं प्रेरणा हूँ, क्योंकि 90 से जिस तरह से मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम किया है, और जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब लाइट नहीं रहा करती थी, तो दिन रात हम लोग रातों रात धरने देते थे, धरने सड़कों पे, दिन में नहीं रात में भी धरने देते थे, आंदोलन करते थे, विकास की बात करते थे।
और फिर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। मैं 7 साल तक महिला मोर्चा अध्यक्ष बन के महिलाओं के बीच में मैंने काम किया है। आज भी जब मैं 90 में काम कर रही थी, उस समय हमारे छतरपुर जिले में मात्र 3-4 महिलाएं काम करती थी। आज भी महिलाएं कहती हूँ, मैं महिलाओं को कहती हूँ कि कभी ये नहीं सोचना चाहिए हम जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, अगर हमारा पड़ोसी दुखी है, अगर हमारी कोई बहन दुखी है, तो हम अगर पढ़े लिखे हैं और अगर हमारे मन में भाव है तो उसको हम एसपी तक ले जा सकते हैं, उसको हम अस्पताल तक ले जा सकते हैं, उसको हम तहसीलदार तक ले जा सकते हैं। यही तो काम है, और क्या काम? कोई बड़े काम एक कार्यकर्ता नहीं करता। धीरे धीरे जब हम समाज में सेवा करते हैं तो समाज से एक आवाज़ उठने लगती अपने आप। उसमें कोई ये नहीं कि आवाज़ देखो, मैं फिर कहती हूँ कि राजनीतिक परिवार की आवाज़ें तो अपने आप उठ जाती, लेकिन एक कार्यकर्ता जब जमीन स्तर से धीरे 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 काम करता है तो वो स्वयं कहने लगता कि ललिता यादव को ले लो, वो एसपी से मिलवा देंगे। ये मोदी जी के बाद एक जो आम कार्यकर्ता है ना, उसको बड़ा बल मिला है। मोदी जी कहते हैं, अरे देखिए भारतीय जनता पार्टी वो है जो एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना देती है। शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो है जो एक किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बना देती है, और आप कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो है जो एक सामान्य कार्यकर्ता को इस स्तर तक ले आती है। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी में छोटे बड़े इन सबसे दूर काम करने वाले को इतनी तवज्जो मिलती है? निश्चित, काम करने वाले को, समाज में सेवा करने वाले को, और लोगों को जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इंसान की सेवा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है और दरिद्र नारायण की सेवा उनका परम कर्तव्य है। और जिस तरह से पंडित दीनदयाल जी का सपना था कि व्यक्ति अंतिम छोर में बैठा है, उसकी जिसकी कोई नहीं सुने, उसकी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सुने। अंतिम प्रश्न आपसे, एक मंत्री के तौर पर क्षेत्र की जनता के लिए और प्रदेश की जनता के लिए आपका संदेश। मैं एक मंत्री के दायित्व होने के नाते पूरे क्षेत्र की जनता को मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उनकी जो दुआएं हैं, उनके जो स्वर थे, कहीं ना कहीं ईश्वर तक पहुँचे। वही स्वर माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे और हमारे संगठन तक पहुँचे। तो जो जवाबदारियाँ मुझे दी हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से मैं कहती हूँ कि उसको मैं बखूबी निभाऊंगी। और जिस तरह से मेरा व्यवहार पहले से चला आ रहा है, क्योंकि मुझे लोग जानते हैं मैं बहुत सहज हूँ, बहुत सरल हूँ, मैं कभी नहीं बदलूंगी। लोग मुझे ना समझें कि मैं मंत्री बन गई हूँ तो मैं बदल जाऊंगी। जैसी ललिता यादव 90 में एक कार्यकर्ता थी, इसी तरह से ललिता यादव रहेगी। तो इस चर्चा के दौरान बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई, उमा भारती और अब ललिता यादव जी एक नया इतिहास लिखने के लिए तैयार हैं। बुंदेले हर बोले शायद फिर एक कहानी गाएंगे, और शायद इसी को कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। अब जनता के भी अच्छे दिन आ जाएं आपके कर्मठ प्रयासों से, ऐसी मैं शुभकामना देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।